हेलो क्लास 11th, कैसे हैं आप सब। मैं बढ़िया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो अभी तक आप अच्छे से पढ़ रहे हैं बेटा, बहुत अच्छे, वेल डन। चलिए आज क्विकली बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस चैप्टर से हमारा अगला टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा एरर एनालिसिस, क्योंकि पहला चैप्टर ही मेजरमेंट्स का है। अक्सर मेजरमेंट्स करते हुए हम कभी भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाते, हमारी मेजर्ड वैल्यू अलग होती है एक्चुअल वैल्यू से, अक्सर ऐसा हो जाता है। तो वो जो डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज एरर। सिंपल सी बात है भाई, एरर की कहानी इतनी नहीं है सिर्फ, इसमें बहुत सारी चीजें आपको स्टडी करनी है। एरर कितनी तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कि वो कहां से आया, किस रूट से आया, उसकी रूट्स कहां पे हैं, उसके बेसिस पे एरर्स को क्लासिफाई करेंगे। फिर मेजरमेंट्स के बेसिस पे कि जब हम मेजर करके एरर को कोट करते हैं तो किस किस टाइप के एरर्स को हम मेजर करते हैं मेजरमेंट के बेसिस पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स, कि मान लीजिए क्वांटिटी आपने मेजर की, उसके अंदर कुछ एरर आ गया, अब वो एरर आगे प्रोपेगेट करेगा। अगर आप वही वैल्यू किसी कैलकुलेशन में यूज करने जा रहे हैं तो पक्की बात है वही एरर आगे प्रोपेगेट करने जा रहा है। तो वो एरर किस पैटर्न पे प्रोपेगेट करता है, एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना है, ये सब चीजें हम आज के टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और बेटा प्रोपेगेशन ऑफ एरर से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्विकली स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे सामने दो टर्म्स है बेटा, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में, क्या है एक्यूरेसी क्या है प्रिसीजन, इस चीज के बारे में क्लियर कट नहीं पता होता। तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक एक चीज अच्छे से समझाने जा रहा हूं कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होती है। हालांकि ये बात जरूर है कि विद इंक्रीज इन प्रिसीजन एक्यूरेसी इंक्रीजेस, कि अगर प्रिसीजन ज्यादा होगी तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी, लेकिन सबसे पहले हमें पता तो हो कि एक्यूरेसी चीज क्या है और प्रिसीजन क्या है। ठीक है, तो बेटा क्विकली बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे। सो व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। आपकी मेजर्ड वैल्यू जितनी करीब होगी एक्चुअल वैल्यू के, आप उतना ज्यादा एक्यूरेट है, सिंपल सी बात है, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी है। So accuracy is the indicator that how close the measured value is to the actual value. What is accuracy? It is the indicator that how close the measured value is to the actual value. कि measured value actual value के कितना करीब है, ये accuracy का इंडिकेटर है, right? Smaller the error, greater is the accuracy. और accuracy का ऑपोजिट क्या है? error. अगर measured value true value के करीब नहीं है, दूर है, या वैसे भी अगर मेजर्ड वैल्यू अलग है तो पक्की बात है उसमें क्या आ रहा है, एरर। हम उसे क्या बोलते हैं, एरर। जितना कम एरर होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेट आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, इजंट इट? ये तो कॉमन सेंस से क्लियर है। सो जितना कम एरर उतनी ज्यादा एक्यूरेसी, ये हमें कॉमन सेंस से भी समझ आता है। स्मॉलर द एरर ग्रेटर इज द एक्यूरेसी, राइट? तो जब मैंने एरर की बात की, क्यों ना एरर को भी शॉर्टली डिस्कस कर लें, आगे डिटेल में फिर डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एरर? Error is the difference between measured value and true value, या आप ऐसा कह लीजिए it is the deviation of measured value from the true value। मान लीजिए कोई लेंथ है 10 सेंटीमीटर, आपने उसे गलती से रीड कर लिया, किसी एक स्टूडेंट ने 10.1 सेंटीमीटर, किसी दूसरे ने गलती से रीड किया ऐसे 9.9 सेंटीमीटर, किसी तीसरे ने रीड किया 10.3 सेंटीमीटर, किसी चौथे ने रीड किया 9.8 सेंटीमीटर। तो 10 तो किसी ने रीड नहीं किया, सबने अलग अलग वैल्यूज रीड की, मतलब सबकी वैल्यूज में एरर आ रहा है। जितना ज्यादा डेविएशन होगी इस मेजर्ड वैल्यू की ट्रू वैल्यू से, उतना ज्यादा एरर होगा। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? इट इज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। सपोज ये ट्रू वैल्यू है हमारी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर इज द ट्रू वैल्यू। तो यहां पे कितना मेजर किया? 10.1, तो ये कौन सी हो जाएगी? मेजर्ड वैल्यू। सो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो यहां पर कितना एरर आ रहा है? 0.1 सेंटीमीटर का, राइट? इस केस में देखो 9.9 ये मेजर्ड वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है, इसमें से इसको माइनस करके देखिए बेटा, तो क्या आ रहा है? माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो सेकंड स्टूडेंट के ऑब्जर्वेशन में कितना एरर है? नेगेटिव एरर है, माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसकी ऑब्जर्वेशन में कितना एरर है? प्लस 0.3 सेंटीमीटर। इसकी ऑब्जर्वेशन में कितना एरर है? माइनस 0.2 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे? जो भी मेजर्ड वैल्यू है आप मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कीजिए, राइट? बेटा अगर तो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से बड़ी है तो पक्की बात है पॉजिटिव एरर आएगा। जैसे यहां पे इन केसेस में देखो, ये मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से बड़ी है, यहां पे भी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से बड़ी है, दोनों केसेस में एरर कैसा आ रहा था? पॉजिटिव। If measured value is greater than true value,
we'll get a positive error. If measured value is smaller than the true value, अगर ट्रू वैल्यू से छोटी है तो एरर नेगेटिव आएगा, जैसे ये है। तो नेगेटिव एरर क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो रीडिंग आपने ली है, जो वैल्यू आपके पास आ रही है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, वो ट्रू वैल्यू से कम है। और पॉजिटिव एरर का मतलब मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा है, राइट। आई होप एक्यूरेसी क्लियर हो गया होगा, और एरर भी, जितना कम एरर उतनी ज्यादा एक्यूरेसी। क्लियर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं प्रिसीजन पे। प्रिसीजन को आप इस तरह से भी मेजर कर सकते हैं, कितनी बारीकी से आपने मेजरमेंट ली, कितनी बारीकी, सिंपल वर्ड्स में कहूंगा बारीकी, कितना माइन्यूटली आप मेजरमेंट ले रहे हैं। प्रिसीजन डिपेंड करती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे, ऑब्जर्वर पे नहीं। ऑब्जर्वर इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज कर रहा है, जो जितना ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेगा उसकी उतनी ज्यादा प्रिसीजन होगी। सेंसिटिव का मतलब, फॉर एग्जाम्पल आप सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी भी मास के हिसाब से मेजर करके लाते हैं, उनके पास मास मेजरिंग डिवाइस है एक। लेकिन तभी आप ज्वेलर की शॉप पे जाते हैं तो सोना भी हम मास मेजर करके खरीदते हैं। किसका इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेंसिटिव है, कॉमन सेंस अप्लाई करो, आपको खुद समझ आएगा। सब्जी वाले का इंस्ट्रूमेंट कम सेंसिटिव है, ज्वेलर का इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि सब्जी वाले के इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है बेटा स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इट कैन मेजर। वो लीस्ट काउंट सब्जी वाले के इंस्ट्रूमेंट का कितना होगा, 1 ग्राम। आप देखते हैं केजी के आगे 0.000 लिखा होता है, दैट मींस 1,000th ऑफ अ केजी, दैट इज 1 ग्राम। 1 ग्राम से छोटी वैल्यू को वो रीड नहीं कर सकता। लेकिन ज्वेलर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो 100th ऑफ अ ग्राम, कई बार 1000th ऑफ अ ग्राम को भी मेजर कर पाता है। तो जो जितनी बारीक मेजरमेंट कर सके, जो जितनी छोटी वैल्यू को रीड कर सके, वो इंस्ट्रूमेंट उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो जितना ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होगा उतनी प्रिसाइज रीडिंग वो हमें देगा। प्रिसीजन क्या है? इट टेल्स अस टू व्हाट लिमिट और रेजोल्यूशन अ मेजरमेंट इज डन, या ए मेजरमेंट इज मेड। कितनी बारीकी से मेजरमेंट ली गई, कितनी रेजोल्यूशन है। जैसे आप बेटा फोटोग्राफ क्लिक करते हैं किसी ऑर्डिनरी कैमरा से, आप जूम करते हैं तो आपको डिटेल नहीं दिख रही। एक हायर रेजोल्यूशन वाले कैमरे से फोटोग्राफ क्लिक करते हैं, जब आप उसको जूम करते हैं तो आपको शर्ट के ऊपर एक एक छोटा छोटा डिजाइन, एक एक बाल अगर कहीं बिखरा है तो एक एक चीज आपको दिखती है। तो हम बोलते हैं इस कैमरा का रेजोल्यूशन ज्यादा है, ये ज्यादा बारीक डिटेल आपको दिखा पा रहा है। ठीक है। तो वैसे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितनी बारीकी से किसी मेजरमेंट को कर सके, इतना प्रिसाइज वो इंस्ट्रूमेंट होगा। और प्रिसीजन किस पे डिपेंड करती है? लीस्ट काउंट पे। इट डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट। जितना छोटा लीस्ट काउंट उतनी ज्यादा प्रिसीजन। लीस्ट काउंट होता है स्मॉल, नाम से क्लियर होना चाहिए, लीस्ट काउंट, स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इट कैन मेजर। सिंपल शब्दों में कहा जाए, डेसिमल के बाद जितने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक कोई ऑब्जर्वेशन ली जा रही है, इसका मतलब उतना प्रिसाइज हमारा, उतनी प्रिसाइज हमारी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। सपोज किसी एक ने ऑब्जर्वेशन ली 2.0 सेंटीमीटर, किसी दूसरे ने ऑब्जर्वेशन लिखी 2.00 सेंटीमीटर, सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताया था मैंने। किसी तीसरे ने लिखी 2.000 सेंटीमीटर। इन तीनों में से कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, जिसमें डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा प्लेसेस होंगी? 2.0 है तो 2 ही, लेकिन इसको 2.0 लिखने की क्या सिग्निफिकेंस है? ये डेसिमल के बाद वाला 0 ये सिग्निफाई कर रहा है कि हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज किया है जो 1 सेंटीमीटर का 1/10 या ऐसा कहो डेसिमल के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक ये मेजर कर सकता है। यहां पे ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है जो 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू जो ये मेजर कर सकता है दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। और ये ऑब्जर्वेशन क्या इंडिकेट कर रही है कि हमने ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जिसका लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस शो की गई हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा प्रिसीजन। सो एक्यूरेसी अलग चीज है, एरर का कम होना। प्रिसीजन टोटली अलग चीज है। प्रिसीजन है बारीकी। प्रिसीजन किस पे डिपेंड करती है? एरर तो हो सकता है आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत प्रिसाइज हो, फिर भी आपसे एरर ज्यादा हो जाए, आपकी गलती की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से, किसी और कारण से एरर बढ़ सकता है। लेकिन प्रिसीजन किस पे डिपेंड करेगा? प्रिसीजन आप पे डिपेंड नहीं करेगा, आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करेगा। जितना छोटा लीस्ट काउंट उतनी ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग। राइट, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए एक एग्जांपल के साथ डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। ये एग्जांपल मैं वही ले रहा हूं जो आपके पीडीएफ में भी गिवन है। सपोज 3 स्टूडेंट ए, बी एंड सी, लेट अस से नमान, आदित्य, बुशरा, किसी का भी नाम लूं मैं, अर्चित, ठीक है, सहज, आप में से कोई भी 3 स्टूडेंट्स ये ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं।
आपको एक पीस ऑफ आयरन दिया गया, बहुत छोटा पीस ऑफ आयरन था जिसका मास 1 ग्राम से भी कम है और उसका एक्चुअल मास कितना है, दैट एक्चुअल मास इज 0.720 ग्राम। तो इसका एक्चुअल मास है 0.720 ग्राम। तो आप सबको कहा गया, या ऐसा कहिए किन्हीं 3 स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप इसका मास मेजर करके दिखाइए। आपने देखा होगा लैब में जब भी आप ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, आप मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस लेके बाद में मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये भी अगले पार्ट में आऊंगा मैं, कि हम क्यों, कौन से एरर को कम करने के लिए हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, एरर को कम करने के लिए नो डाउट, बट कौन सा एरर वो आगे बताता हूं। तो चलिए बेटा, स्टूडेंट ए ने जो ऑब्जर्वेशंस ली, रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3 और फिर उसके बाद मीन वैल्यू कैलकुलेट की। इसने पहली रीडिंग ली 0.72 ग्राम, दूसरी 0.71, तीसरी 0.70 और मीन वैल्यू कैलकुलेट की तो वो कितनी आई, 0.71 ग्राम। क्या एग्जैक्ट है कि एरर है? एरर है। एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 0.720। ये उससे कम रीड कर रहा है, मतलब नेगेटिव एरर आ रहा है। ये चीज क्लियर होगी होगी। इस केस में एरर कैसा आ रहा है, नेगेटिव, ठीक है, ओके। और सभी ऑब्जर्वेशंस में एरर था, बस ये थोड़ी सी एग्जैक्ट थी, थोड़ी सी आसपास थी, 0.72 ही थी। चलिए उसके बाद सेकंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड स्टूडेंट ने जो ऑब्जर्वेशन ली 0.716 ग्राम, 0.715, 0.714 है, ये भी 0.72 के करीब है। इसमें और इसमें क्या फर्क था, यहां डेसिमल के बाद 3rd प्लेस तक हम वैल्यू मेजर कर रहे हैं, यहां डेसिमल के बाद 2 ही प्लेसेस तक। पक्की बात है बी ने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया वो ज्यादा सेंसिटिव था, वो डेसिमल के बाद तीसरी प्लेस को भी मेजर कर सकता था, वो 1,000th ऑफ अ ग्राम को मेजर कर सकता था। इसका इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 100th ऑफ अ ग्राम को मेजर कर पा रहा है, तो इसकी ऑब्जर्वेशन ज्यादा प्रिसाइज है इससे, ये इससे ज्यादा प्रिसाइज है, नंबर 1। उसके बाद टोटल मीन वैल्यू हमारे पास आ गई 0.715 ग्राम, राइट। फिर स्टूडेंट सी ने यही ऑब्जर्वेशंस ली 0.720, 0.720, 0.721, 0.720 ग्राम आ गई इसकी मीन वैल्यू, राइट। यहां पे भी डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस दिख रही हैं। इससे एक चीज क्लियर होगी, स्टूडेंट बी और सी ने एक जैसे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जो 1,000th ऑफ अ ग्राम को मेजर कर सकते थे, जिनका लीस्ट काउंट था 0.001 ग्राम। इतनी छोटी वैल्यू को, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है जिसको वो रीड कर सकते थे। पक्की बात है बी और सी की जो ऑब्जर्वेशंस है दोनों में प्रिसीजन बराबर है, दोनों में बराबर प्रिसीजन है, क्योंकि दोनों के इंस्ट्रूमेंट्स का लीस्ट काउंट बराबर है। इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे प्रिसीजन डिपेंड करती है, राइट, कितनी बारीकी से मेजरमेंट ली जा रही है। अब प्रिसीजन के साथ एक्यूरेसी की बात करते हैं। अगर आप इन तीनों ऑब्जर्वेशंस को देखो तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन है, स्टूडेंट सी। स्टूडेंट सी सबसे ज्यादा एक्यूरेट है बेटा, क्योंकि इसकी वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है। फाइनली जो मीन वैल्यू उसमें एरर 0, और इनफैक्ट तीनों ऑब्जर्वेशंस को देखो तो तीनों ऑब्जर्वेशन इसके बहुत करीब है, 2 तो एग्जैक्टली सेम है, तीसरी वाली में 0.721 था। अब इन दोनों के प्रिसीजन सेम है, लेकिन किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, सी की एक्यूरेसी ज्यादा है, क्योंकि इस केस में एरर कम है, प्रिसीजन हालांकि सेम है। ए की बात करें तो ए इज नाइदर वेरी प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, एक्यूरेसी भी नहीं है, प्रिसीजन भी नहीं है, एरर भी ज्यादा है और प्रिसीजन दोनों से कम है। इन दोनों की प्रिसीजन बराबर है, लेकिन एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है, सी की ज्यादा है। आई होप इस एग्जांपल के साथ आपको एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्लियर हुआ होगा। स्टिल नहीं क्लियर हुआ तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। विद इंक्रीज इन प्रिसीजन एक्यूरेसी ऑल्सो इंक्रीजेस। हालांकि एक्यूरेसी प्रिसीजन दोनों अलग अलग है, बट प्रिसीजन बढ़ने के साथ साथ एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। कैसे? मान लीजिए कभी एग्जाम में आपको यही 3 ऑब्जर्वेशंस आ जाएं, बताइए इन तीनों में से सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है। आप बोलोगे भाई हमें ट्रू वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम एक्यूरेसी कैसे निकालें, क्योंकि एक्यूरेसी के लिए हम क्या देखते हैं, एरर मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एरर मिनिमम होना चाहिए। और एरर तभी निकाल पाएंगे जब मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों पता हो। अब यहां तो सिंपली 3 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, तो तीनों मेजर्ड वैल्यूज हैं, ट्रू वैल्यू तो कोई है ही नहीं, तो आप कैसे डिटर्मिन करेंगे एरर। जब तक एरर का पता नहीं चलेगा तो आपको एक्यूरेसी का पता नहीं चल सकता। बट स्टिल ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या आंसर करना है, दैट दिस वैल्यू इज मोस्ट एक्यूरेट। हालांकि तीनों वैल्यूज कितनी है, 2 सेंटीमीटर लिखा है, एक को 2.0, 2.00, 2.000 सेंटीमीटर, बट 2.000 सेंटीमीटर इज द मोस्ट प्रिसाइज एंड हेंस मोस्ट एक्यूरेट। विद इंक्रीज इन प्रिसीजन एक्यूरेसी ऑल्सो इंक्रीजेज।
ये जितनी बारीकी से मेजरमेंट करेगा उतने एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। एक खास तरह का एरर होता है जो अगले पार्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, बट ये चीज मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं। लीस्ट काउंट एरर। जब भी आप कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैंने आपको बताया था, लास्ट डिजिट जो है वो हमेशा अनसर्टेन डिजिट होता है या अनरिलायबल डिजिट होता है। उसकी वैल्यू में ऊपर नीचे हो सकता है, उसके पिछले वाले सारी वैल्यूज एग्जैक्ट है, लास्ट जो है वो हमेशा अनरिलायबल डिजिट होता है। बिकॉज ये इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है, ये इस डेसिमल प्लेस के आगे नहीं जा पा रहा। तो हो सकता है इसकी वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे होती, लेकिन अगर आप राउंड ऑफ करके यहां पे आओ तो वो ये रीडिंग आए। ये मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी डिस्कस किया था, ठीक है। सो जितना किसी डिवाइस का लीस्ट काउंट है उतने एरर के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। जैसे इसका लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर, तो इसमें इतने एरर के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। आप कितने भी ध्यान से कैलकुलेशन लें, कितनी भी प्रिकॉशंस ले लें, बट इस एरर के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। ऐसे एरर को हम कहते हैं लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। ऐसा क्यों बेटा, ये शॉर्टकट में डिस्कस करता हूं। लीस्ट काउंट एरर अगली बार सिर्फ मेंशन करूंगा, सिर्फ यहां पे आपको बताने जा रहा हूं कि इसका मीनिंग क्या है। सपोज किसी ने एक ऑब्जर्वेशन ली 7.9 सेंटीमीटर, हमने ज्यादा, अब यहां इस डिवाइस का लीस्ट काउंट कितना था 0.1 सेंटीमीटर, राइट। किसी दूसरे ने यही ऑब्जर्वेशन ली तो पता चला जी यही ऑब्जर्वेशन आई 7.92 सेंटीमीटर थी, राइट। अब इसकी बेचारे की मजबूरी थी कि डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस को ये मेजर नहीं कर सकता। हाँ, 7.92 को राउंड ऑफ करो, वैसे भी क्या आता है 7.9। तो इस इंस्ट्रूमेंट जो ये यूज कर रहा है इसकी मजबूरी है 7.85 से लेकर 7.95 के बीच की जितनी वैल्यूज होंगी ये इंस्ट्रूमेंट उसको क्या रीड करने जा रहा है, ये उसको सिंपली 7.9 ही रीड करेगा, क्योंकि सेकंड प्लेस को ये मेजर नहीं कर सकता। 7.85 से थोड़ा आगे चले गए तो राउंड ऑफ करोगे तो क्या आना चाहिए 7.9, और 7.95 से थोड़ा सा भी पीछे है तो उसको भी राउंड ऑफ करके क्या आएगा 7.9। तो ये इंस्ट्रूमेंट हमेशा इसको क्या रीड करेगा 7.9। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस लेके देखो जरा, इसका और इसका डिफरेंस लो, क्या वो डिफरेंस 0.1 सेंटीमीटर आ रहा है 7.95 माइनस 7.85, मतलब इस 0.1 सेंटीमीटर रेंज की वैल्यूज को ये क्या रीड कर रहा है 7.9। तो मतलब इतने एरर के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। गॉट इट। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं क्विकली बेटा। सपोज इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं बेटा। किसी ने ये वैल्यू रीड की 7.92 सेंटीमीटर, तो पक्की बात है इस डिवाइस का लीस्ट काउंट कितना है, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर, है ना। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक मेजर कर पा रहा है, तो इतने ही एरर के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। कैसे? क्योंकि हो सकता है किसी तीसरे ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट से ये वैल्यू हम रीड करें तो यही वैल्यू आती 7.918, इस 8 को राउंड ऑफ करोगे तो 7.92 होना चाहिए। इसकी मजबूरी थी, डेसिमल के बाद थर्ड प्लेस तक ये जा नहीं सकता था, ये इंस्ट्रूमेंट कम सेंसिटिव है। मतलब ये हुआ कि 7.918 से 7.915 से लेकर 7.925 के बीच की जितनी वैल्यूज होंगी ये इंस्ट्रूमेंट उनको क्या रीड करके देगा, इस रेंज के बीच की जितनी वैल्यूज उनको ये क्या रीड करेगा 7.92 ओनली। इस रेंज की वैल्यूज को ये रीड करेगा, क्योंकि मजबूरी है, डेसिमल के बाद थर्ड प्लेस को ये नहीं मेजर कर सकता। 7.915 से थोड़ी ज्यादा होगी या 7.925 से थोड़ी भी कम होगी तो उसको ये इंस्ट्रूमेंट 7.92 ही रीड करने वाला है, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस लेके देखो बेटा, ये 0.01 आ रहा है कि नहीं, चेक करो। मतलब इस 0.01 सेंटीमीटर रेंज की वैल्यूज को ये रीड करने वाला है। मतलब जब भी ये वैल्यू आ रही 7.92, इसका मतलब वो वैल्यू इससे लेके इसके बीच की कुछ भी हो सकती है, यानी कि इतने एरर के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। सच एन एरर इज सेड टू बी अ लीस्ट काउंट एरर। जितना जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट होगा, जब आप उससे मेजरमेंट करेंगे उस वैल्यू में उतने एरर के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। सच एन एरर इज सेड टू बी अ लीस्ट काउंट एरर, राइट। आई होप आपको एक्यूरेसी प्रिसीजन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एरर पे। हाँ जी बेटा, चलिए बात करते हैं कितनी तरह के एरर्स होते हैं, हम एरर्स को क्लासिफाई करते हैं। बेटा मेनली तो 2 ही कैटेगरीज हैं, मेनली 2 तरह के एरर्स होते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स। ठीक है, हम 2 कैटेगरीज और बना सकते हैं, ग्रॉस एरर्स एंड लीस्ट काउंट एरर, LC एरर, जो कि मैं अभी अभी आपसे डिस्कस कर चुका हूं।
जितना किसी डिवाइस का लीस्ट काउंट है उतने एरर के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। इसके लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं अगर आप लीस्ट काउंट एरर को कम करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मेनली यही दो हैं। बाकी देखा जाए तो ग्रॉस एरर, ये अगर आप ना भी कैटेगरी बनाएं तो चलेगा। मेनली ये दो हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर्स आर दोज एरर्स, यहां जो मैंने लिखा है विच टेंड टू ऑकर इन वन डायरेक्शन। तो बेटा यहां डायरेक्शन कोई ज्योग्राफिकल डायरेक्शन नहीं है नॉर्थ साउथ, यहां डायरेक्शन से मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी भी डिस्कस किया था, एरर में भी पॉजिटिव, एरर में भी नेगेटिव। अगर मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा तो पॉजिटिव, अगर मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम है तो नेगेटिव एरर। तो ये कभी पॉजिटिव साइड जा सकते हैं, इन दोनों के सिस्टमेटिक एरर्स की जनरली टेंडेंसी, अगर पहली ऑब्जर्वेशन में पॉजिटिव आया तो चांसेस है कि हर बार पॉजिटिव ही एरर आ रहा होगा। अगर पहली ऑब्जर्वेशन में नेगेटिव एरर आ रहा है, आपने ट्रू वैल्यू से कम वैल्यू रीड की है, तो चांसेस ये कि हर बार कम ही, आप 10 ऑब्जर्वेशन लेंगे, 20 लेंगे, हर बार आप कम ही रीड कर रहे होंगे। ऐसा जरूरी कोई रूल नहीं है, बट दे टेंड टू ऑकर इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इनके कारण हमें पता चल सकते हैं, कारण पता है, हम ढूंढ सकते हैं और उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये पहले कहानी है सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर, बस इसी के बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं। रैंडम एरर्स को हम चांस एरर्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका कारण ही पता नहीं होता कि किस वजह से ये आ रहे हैं। कभी पॉजिटिव आ जाते हैं, कभी नेगेटिव। सो दे कैन ऑकर इन बोथ डायरेक्शंस। आप पहली ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, हो सकता है वो आपकी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल से ज्यादा, दूसरी में कम आ रही है। मतलब आप भरपूर ध्यान से कैलकुलेशंस कर रहे हैं, पूरी तरह पूरे केयरफुल हैं, इंस्ट्रूमेंट अच्छे से अच्छा यूज किया, बट स्टिल एरर आ रहा है। आपने 10 ऑब्जर्वेशन ली तो 10 की 10 अलग आई। अब 10 की 10 अलग आ रही है, 10 की 10 तो ट्रू वैल्यूज नहीं हो सकती ना, कोई एक ही ट्रू वैल्यू होगी। मतलब आपने पूरी कोशिश की कि मैं कोई एरर नहीं होने दूंगा, लेकिन स्टिल एरर क्रीप इन कर रहा है, जिसका कारण हमें नहीं पता है। ऐसे एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर। तो फंडामेंटली सिस्टमैटिक एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करने की कोशिश करता है और रैंडम एरर दोनों डायरेक्शंस में जा सकता है। सिस्टमैटिक के कारण हमें पता होते हैं, हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। रैंडम के कारण ही नहीं पता तो हम इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे? सो रैंडम एरर्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली, बट दे कैन बी मिनिमाइज्ड। कैसे मिनिमाइज करेंगे बेटा? बाय टेकिंग अ नंबर ऑफ रीडिंग्स एंड देन कैलकुलेटिंग मीन वैल्यू। आपने देखा होगा आज तक लैब में आपने जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया, आप कितनी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं? कम से कम 3, 4, 5। हालांकि साइंटिफिक कैलकुलेशन, जब साइंटिस्ट लोग ये ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, कोई मेजरमेंट्स लेते हैं, वो तो हजारों में कैलकुलेशंस करते हैं, हजारों में ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। बट चलिए आपके लेवल पे आपको आदत डाली जाती है 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशंस आप कम से कम लें, फिर जाके मीन वैल्यू कैलकुलेट करें। ऐसा किस लिए किया जाता है? ताकि जो रैंडम एरर है वो कम से कम हो सके। रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और फिर जाके उनकी मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपने n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ली, अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन लेते तो उसमें जितने एरर के चांसेस थे रैंडम एरर के, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते ही एरर के चांसेस 1/n टाइम्स हो जाएंगे। अगर आपने 10 ऑब्जर्वेशंस ली तो सिंगल ऑब्जर्वेशन में जितने रैंडम एरर के चांसेस थे, 10 ऑब्जर्वेशंस की मीन वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो वो रैंडम एरर अपने आप 1/10 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, सो इसको पूरी तरह एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, बट मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? बाय टेकिंग अ नंबर ऑफ रीडिंग्स देन कैलकुलेटिंग द मीन वैल्यू। हो सकता है कल को कभी क्वेश्चन आए कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ज्यादा ऑब्जर्वेशंस क्यों लेते हैं, फिर मीन वैल्यू क्यों कैलकुलेट करते हैं? इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रैंडम एरर, राइट? तो पहले पे आते हैं बेटा सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि सिस्टम के पार्ट पे जो एरर आ जाए। अब ये सिस्टम क्या चीज है? मान लीजिए आप अपने स्कूल की लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो लैब जो रूम है, वो रूम भी उस सिस्टम का हिस्सा है, आप भी उस सिस्टम का हिस्सा हैं, आप जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी उस सिस्टम का हिस्सा है। अगर वो इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी सिस्टम का हिस्सा है। जो जो वहां पे अवेलेबल है वो सब उस सिस्टम का हिस्सा है। इवन रूम के अंदर प्रेजेंट एयर भी उस सिस्टम का हिस्सा है। कभी अचानक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदल जाए, उसकी वजह से भी कई बार एरर्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो सिस्टम के पार्ट पे जो एरर आ जाए वो सिस्टमेटिक एरर होता है, और इनकी टेंडेंसी है जनरली एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव।
सिस्टमेटिक एरर्स कितनी तरह के, ये मैंने आगे डिस्कस किया। पहला एरर इंस्ट्रूमेंट के पार्ट पे अगर कोई एरर हो, सच एन एरर इज सेड टू बी इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे इसमें से कॉमन एरर होता है जीरो एरर, जो अपने लैब में जब आप हर एक कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे, स्क्रू गेज, सफेरोमीटर, तो सबसे पहले क्लास 12th में आप ऑप्टिकल बेंच यूज करेंगे, सबसे पहले आप उनका जीरो एरर डिटरमिन करेंगे। जीरो एरर क्या होता है? जहां जीरो होना चाहिए वहां ना होके कहीं और हो। मतलब जहां रीडिंग से, जैसे मान लीजिए आप सब्जी खरीदने गए या मार्केट में कोई चीज परचेज करने गए, उसके बाद वेट मेजरिंग डिवाइस है, तो जब आप वेट ऊपर रखते हैं तो वो कुछ ना कुछ रीडिंग देता है, लेकिन जैसे ही वेट हटा देंगे इंस्ट्रूमेंट से, वहां रीडिंग कितनी आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए कि नहीं? मान लो वहां जीरो नहीं आ रहा, वहां पहले से आ रहा है 0.020 ग्राम। जब आपने कुछ भी उस पैन पे नहीं रखा तो वहां रीडिंग आ रही है 0.020 kg, लेट अस से 0.020 kg, 0.0 मतलब 20 ग्राम। तो ऑलरेडी वो 20 ग्राम की रीडिंग दे रहा है। अब आपने अगर यहां पे एक मास रखा 1 kg, तो वो रीडिंग कितनी देगा? 1.020 kg। मतलब ऑलरेडी वो पॉजिटिव साइड जा रहा है, 0.020 kg वो आगे जा रहा है, तो उस केस में पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है। अब हर बार एरर पॉजिटिव होगा। अब आप अगर 1 kg मास उसमें रखेंगे तो वो 1 kg को क्या रीड करेगा? 1.020, 2 kg रखेंगे तो 2.020, 3 kg रखेंगे तो 3.020, हर बार ज्यादा रीड करेगा, तो एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होने के चांसेस हैं। या ऐसा कहिए आप उसमें से 1 kg मास उस इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग मेजर करके घर लाए, एक्चुअली उसमें से 20 ग्राम कम होगा, 20 ग्राम कम होगा, क्योंकि पहले से वो ऑब्जर्वेशन कहां जा चुकी है? +20 उस साइड, तो उसका जीरो एरर पॉजिटिव है। उसके लिए हम जीरो करेक्शन अप्लाई करते हैं। अगर हमें जीरो एरर पता है कि ये हमेशा 20 ग्राम ज्यादा मेजर कर रहा है, तो जो भी उसकी रीडिंग आएगी हम उसमें से 20 ग्राम माइनस करेंगे। अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन के लिए नेगेटिव हमें अप्लाई करना पड़ता है। ये आपको बड़े अच्छे से क्लियर होगा जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है? तो जीरो एरर, मान लीजिए आपके पास एक थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर की बेटा कैलिब्रेशन की जाती है। थर्मोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? अब तो अलग अलग थर्मोमीटर्स अवेलेबल है। जो पुराना वाला हमारा ट्रेडिशनल थर्मोमीटर है, वो इस तरह की एक ग्लास की पाइप होती है, उसके अंदर बिल्कुल पतली सी कैपिलरी है, नीचे एक बल्ब है जिसके अंदर मर्करी फिल्ड है। मर्करी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये आप जानते हैं। दूसरी चीज आप जानते हैं, मटेरियल्स एक्सपैंड ऑन बीइंग हीटेड, विच इज कॉल्ड एज थर्मल एक्सपेंशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। तो जैसे ही आप इसको गर्म करते हैं, मर्करी एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करता तो ऊपर पतली सी कैपिलरी है, उस पतली कैपिलरी के अंदर इसका लेवल राइज करना शुरू हो जाता है। मर्करी ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि मर्करी ग्लास के साथ चिपकता नहीं है। हर मटेरियल एक्सपैंड करेगा गर्म करने पे, बट मर्करी चिपकेगा नहीं। मर्करी कभी भी ग्लास के साथ चिपकेगा नहीं। तो जैसे ही टेम्परेचर फॉल करेगा, ये वापस नीचे आएगा, ग्लास में कोई ट्रेस मर्करी का नहीं रहेगा, इसलिए मर्करी इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए अब मैंने मर्करी यहां रख दिया, जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा मर्करी एक्सपैंड होगा, तो इस पतली कैपिलरी के अंदर मर्करी का लेवल राइज करने जा रहा है, राइट? अब हम करते हैं इसकी कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन होता है मार्किंग करना, 0 डिग्री कहां, 10 डिग्री कहां, 20 डिग्री कहां, 50 डिग्री कहां। उसके लिए हम क्या करते हैं? हम कोई ना कोई स्टैंडर्ड चूज करते हैं। जैसे हम जानते हैं पानी आपके घर में फ्रिज में जमे या मेरे घर में जमे, जमेगा तो 0 डिग्री पे, राइट? तो हमने इसको फ्रीजिंग वाटर के अंदर रखा और देखा मर्करी का लेवल फॉल करके यहां आ गया। हमने वहां पे एक मार्क लगा दिया, उसको मान लिया, उसको नाम दे दिया 0, तो ये हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पानी बॉयल कितने टेम्परेचर पे करता है? 100 डिग्री पे। अब मैंने इसी थर्मोमीटर को उठा के बॉइलिंग वाटर के ऊपर रखा, तो देखा इसका लेवल राइज करते हो मर्करी का ऊपर यहां आ गया। तो मैंने जहां पे मर्करी का लेवल था उसको मार्क कर दिया 100। 0 आ गया, 100 आ गया, बीच में 100 इक्वल डिविजन्स बना दो, होगी कैलिब्रेशन, राइट? अब मान लो ये कैलिब्रेशन करते हुए गलती से आपने 0 कहीं नीचे मार्क कर दिया, तो जब जब आप टेम्परेचर की रीडिंग लेंगे तो थर्मोमीटर जो रीडिंग देगा वो एक्चुअल में गलत रीडिंग होगी, उसमें एरर आ रहा होगा। मान लीजिए जहां पे 1 डिग्री होना चाहिए आपने उसको 0 मार्क किया, तो जहां पे 10 है वहां पे एक्चुअली क्या आपने उसको क्या मार्क कर दिया? 11। तो अब आपके अकॉर्डिंग जो 11 आ रहा है इस थर्मोमीटर में, वो एक्चुअली कितना टेम्परेचर है? 10 डिग्री। तो ऐसे एरर्स को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। सपोज आपने एक ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल लिया, आप जानते हो उसमें 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 छोटी डिविजन्स होती हैं, हर एक डिवीजन कितनी है? 1 मिलीमीटर। मान लीजिए जो 10 छोटी डिविजन्स थी, ये है 0 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मान लीजिए गलती से कुछ ऐसा हो गया
कि इसकी कैलिब्रेशन कुछ इस तरह से हो गई कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 9th डिवीजन को 10 मार्क कर दिया गया। 10 मतलब 1 सेंटीमीटर। तो जिसको 1 सेंटीमीटर ये स्केल शो कर रहा है, एक्चुअली वो कितना है 9 मिलीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें 9 डिविजन्स है। अब आप इस स्केल से जब जब कोई रीडिंग लेंगे उसमें हमेशा एरर आएगा। अगर ये स्केल आपको कोई ऑब्जर्वेशन दे रहा है 1 सेंटीमीटर, तो एक्चुअली वो कितनी है 0.9। अगर आपने इस स्केल से कोई लेंथ मेजर की 2 सेंटीमीटर, तो वो एक्चुअली कितनी है 1.9, क्योंकि इसकी कैलिब्रेशन में गड़बड़ होगी। ठीक है, समझ आ गई बात? तो इस तरह से इंस्ट्रूमेंट के पार्ट पे कभी भी इंस्ट्रूमेंट पुराना होने की वजह से एरर आ जाए, कैलिब्रेशन जो कि ऊपर से डिवीजन मिट गई हो, उस एरर को आप कहें, या जीरो कहीं गलत जगह पे जहां जीरो होना चाहिए वहां जीरो नहीं है, ऐसे एरर को हम जीरो एरर कहते हैं। ये सारे के सारे एरर्स क्या कहलाते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो कि इंस्ट्रूमेंट के पार्ट पे आ रहे हैं। राइट? अब इंस्ट्रूमेंटल एरर देखिए, अभी मैंने एग्जांपल दे दी, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हर बार पॉजिटिव आ रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो हर बार नेगेटिव आ रहा है। अभी मैंने एग्जांपल दी, जो ये रीडिंग 1 सेंटीमीटर दे रहा है वो एक्चुअली 0.9 है, जिसको ये 2 कह रहा है वो एक्चुअली 1.9 है। इसका मतलब हर बार पॉजिटिव एरर आ रहा है। तो दीज एरर्स टेंड टू प्रोसीड इन वन डायरेक्शन। तो पहली एग्जांपल दे दी मैंने इसमें से इंस्ट्रूमेंटल एरर। कैसे मिनिमाइज करेंगे? हमें पता अगर इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है तो हम नया इंस्ट्रूमेंट ला सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। सो कॉजेज आर नोन एंड हेंस कैन बी एलिमिनेटेड। दूसरा, पर्सनल एरर। अब जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है, आप अगर ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, आपके पार्ट पे अगर कोई भी एरर आ जाए, सच एन एरर इज सेड टू बी पर्सनल एरर। सपोज आप इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर पाए, इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट कर दी, तो उसकी वजह से जो एरर आ गया, इसमें मे बी केयरलेसनेस हो और मे बी आपकी लिमिटेशन हो कि आपको वो अच्छे से एडजस्ट करना आता ही नहीं है। सो सच एन एरर इज सेड टू बी पर्सनल एरर। ठीक है? उसके बाद बेटा, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। अचानक से टेम्परेचर बदलने की वजह से, प्रेशर बदलने की वजह से किसी ऑब्जर्वेशन में अगर कोई वेरिएशन आ जाए, सच एन एरर इज सेड टू बी एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी बदलने की वजह से अगर कोई एरर आए। लास्ट में इम्परफेक्ट मेजरिंग टेक्निक। मान लीजिए किसी की मेजरिंग टेक्निक ही इम्परफेक्ट है, उसको पता ही नहीं कि इसकी मेजरमेंट कैसे ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा थर्मामीटर, जब छोटे बच्चों का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो आर्म पिट के अंदर थर्मामीटर यूज किया जाता है, या बड़े लोगों के साथ ये माउथ के अंदर। अब सपोज किसी छोटे बच्चे का टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हैं, वो आर्म पिट की बजाय आपने कहीं यहां पे रख दिया, तो वो जो रीडिंग देगा टेम्परेचर की, वो एक्चुअल रीडिंग से अलग होगी, उसमें एरर आ रहा होगा। तो इम्परफेक्ट मेजरिंग टेक्निक है। सो मेजरिंग टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको अच्छे से मेजरिंग टेक्निक सीखनी है। अगर मेजरिंग टेक्निक में इम्परफेक्शन है तो भी जो एरर आएगा, सच एन एरर इज सेड टू बी सिस्टमैटिक एरर। इस एरर में एक एरर जिसे हम बोलते हैं पैरालेक्स एरर। अभी पैरालेक्स मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाना है, जब पढ़ाऊंगा तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगा पैरालेक्स एरर क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आप वॉच पे टाइम देखने जा रहे हैं, डिजिटल नहीं, एनालॉग वॉच पे, तो एनालॉग वॉच पे ये नीडल्स जहां पे है, मान लीजिए ये नीडल यहां पे है, 12 पे है, मैं सामने से देख रहा हूं, मुझे 12 पे दिख रही है। बट अगर मैं इस साइड से देखता हूं तो मुझे ये 1 पे या 12 से थोड़ा आगे दिख रही है। अगर मैं इस साइड से देखता हूं तो थोड़ा पीछे दिख रही है। तो राइट टेक्निक क्या है? मुझे बिल्कुल सामने से देखना चाहिए इसको। ठीक है? तो अगर मेरी मेजरिंग टेक्निक इम्परफेक्ट है तो उसकी वजह से एरर आएगा कि नहीं आएगा? ये एरर भी पैरालेक्स एरर था। डिटेल में पैरालेक्स बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? सो दीज एरर्स आर सिस्टमैटिक एरर्स। इनके कारण हमें पता है दे कैन बी एलिमिनेटेड। राइट? बिल्कुल सिंपल है बेटा, मैं इसका पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, आप एक बार स्टडी करेंगे आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ग्रॉस एरर बेटा मेनली शेयर केयरलेसनेस की वजह से, इसमें इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ सेटअप भी हो सकता है। नॉट फॉलोइंग प्रिकॉशंस, आपने देखा होगा हर एक्सपेरिमेंट के बाद आपको प्रिकॉशंस दी होती हैं, आप अपने लैब मैनुअल में भी लिखते हैं। अगर प्रिकॉशंस नहीं फॉलो कर रहे प्रॉपरली, नॉट फॉलोइंग प्रिकॉशंस प्रॉपरली, इसकी वजह से जो एरर आए उस एरर को भी हम ग्रॉस एरर कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, ड्यू टू शेयर केयरलेसनेस जो एरर आ जाए, सच एन एरर इज सेड टू बी ग्रॉस एरर। क्लियर हो गया ये बेटा? आई होप दिस इज क्लियर। बाकी बचा चौथा, दैट इज लीस्ट काउंट एरर। हालांकि कभी कभी एक एरर और भी है, एक कैटेगरी हम और भी बना सकते हैं, कांस्टेंट एरर, कि जब हर ऑब्जर्वेशन में कांस्टेंट एरर आना शुरू हो जाए तो ऐसे एरर को हम कांस्टेंट एरर कहते हैं। बट इसके लिए कोई स्पेशल कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से भी हमें पता है कांस्टेंट का मीनिंग क्या रहता है। ठीक है?
सो दीज वर द टाइप्स ऑफ एरर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कि वो कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, क्या हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये थी फंडामेंटल टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, अब मेजरमेंट के पार्ट पे आते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर्स क्या होते हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा, अब मेन पार्ट, जब मेजर करके वैल्यूज को हम रखते हैं तो फिर एरर्स उसमें से किस किस तरह के एरर्स को हम कभी भी कोट करते हैं। जैसे अगर हमें एरर कोट करके बताना है कि भाई इसमें इतना पॉसिबल एरर्स है, तो कितने अलग अलग तरीके से हम एरर को कोट कर सकते हैं। तो बेटा तीन ही तरह के एरर हैं, या तो एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर को ही हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, और तीसरा आ गया बेटा परसेंटेज एरर। तो तीन ही तरह के एरर, बस ये तीन एरर आपको अच्छे से समझ लेने हैं। क्या सबसे पहले व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? दैट इज मॉड ऑफ एरर। ये जो मैंने पैरेलल बार्स लगाई है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं मॉड या मॉड्यूलस। मॉड हम शॉर्टकट में बोलते हैं, एक्चुअली फुल फॉर्म में इसको बोला जाता है मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस का मीनिंग क्या है? तो याद रखना, मॉड्यूलस ऑफ सम नंबर x may be equal to x if x is greater than or equal to 0, and mod of x is always equal to minus x if x is less than 0. What does it mean? देखो बेटा, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, और 0 या ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया पॉजिटिव। तो कहने का मतलब यह कि अगर x 0 है या 0 कोई पॉजिटिव नंबर है, तो उसका मॉडुलस x खुद ही है। 10 का मॉड 10 है, 2 का मॉड 2 है, 5 का मॉड 5 है, 2/3 का मॉड 2/3 है। पॉजिटिव नंबर का मॉड वो खुद ही है। और अगर कोई नंबर नेगेटिव नंबर है, अगर कोई नंबर नेगेटिव नंबर है, जैसे मान लीजिए x कोई नेगेटिव नंबर है, तो उसका मॉड क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू -x। मतलब -3 का मॉड क्या होना चाहिए? +3, और 3 का मॉड भी क्या होना चाहिए? 3। हाँ बेटा, समझ आया? सिंपल शब्दों में कहें, जब भी हम मॉड लेंगे ना, तो नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। अगर +3 है तो उसका मॉड तो 3 है ही, अगर -3 है तो उसका मॉड भी क्या होगा? +3। तो नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। जैसे मैंने बताया था, एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब मैं एब्सोल्यूट एरर की बात करूं, इट इज जस्ट मॉड ऑफ एरर, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आप नहीं लेने जा रहे, आप सिंपली क्या लिख रहे हैं? उसका मैग्नीट्यूड ओनली। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, कि मैग्नीट्यूड ऑफ एरर ओनली। सो एरर का मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन हम नहीं लेंगे। सो इट इज मॉड ऑफ मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, क्योंकि अभी अभी बताया था एरर क्या चीज है? दैट इज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। कभी कभार बुक्स में जब एब्सोल्यूट एरर लेते हैं तो यहां पे ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू भी लिख दिया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मॉड लेने जा रहे हैं, नेगेटिव तो होगा नहीं। सपोज कोई मेजर्ड वैल्यू है, लेट अस से 5.2, और ट्रू वैल्यू है 5, तो 5.2 माइनस 5 क्या होगा? 0.2। जब मॉड लेंगे 0.2 का मॉड 0.2 ही है। अगर आप ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू का मॉड लेंगे तो भी सेम आएगा, क्योंकि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड, 5 माइनस 5.2 क्या होगा? नेगेटिव माइनस 0.2। जब मॉड लेंगे तो फिर आप पॉजिटिव वैल्यू लेने जा रहे हैं। सो जब आप मॉड ले रहे हैं तब कोई फर्क नहीं पड़ता MV माइनस TV, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू लिख रहे हैं कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड। हाँ, जब एरर ले रहे हैं, सिर्फ एरर, तो तब आपको ध्यान रखना मेजर्ड माइनस ट्रू। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। आई होप एब्सोल्यूट एरर क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर होता है पर 1 यूनिट एरर, पर 1 यूनिट एरर। जैसे मान लीजिए आपने 10 सेंटीमीटर को गलती से रीड कर लिया 11 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर थी ट्रू वैल्यू, और आपने इसको गलती से क्या रीड किया? 11 सेंटीमीटर। तो कितना एरर आया? 1 सेंटीमीटर का। ये 10 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर का एरर है, तो पर सेंटीमीटर कितना एरर होगा? पर 1 यूनिट, पर 1 यूनिट। अगर 10 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर का एरर आ रहा है, तो हर एक सेंटीमीटर के अंदर कितना एरर है? पर 1 सेंटीमीटर, वो होगा 1/10, क्योंकि 10 सेंटीमीटर में एक एरर था, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। सो व्हाट इज रिलेटिव एरर? इट इज जस्ट एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू। जैसे ट्रू वैल्यू क्या? 10, गलती से रीड किया 11, एरर आ गया 1, सो 1 ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू विल गिव यू द वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर, या आप इसे फ्रैक्शनल एरर भी कह सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा रिलेटिव और फ्रैक्शनल पर 1 यूनिट एरर। अगला परसेंटेज एरर, नाम से क्लियर है, पर 100 जो एरर आ रहा है, पर 100 यूनिट। भाई पर 1 यूनिट अगर ये एरर है, तो पर 100 एरर के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा। सो रिलेटिव एरर इंटू 100 इज परसेंटेज एरर, या एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100 विल गिव यू द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर। बस ये 3। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, अभी समझ आ जाएगा आपको। मान लीजिए
कोई ट्रू वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ए ने गलती से 10 सेंटीमीटर को रीड कर लिया 10.1 सेंटीमीटर, स्टूडेंट बी ने इसको रीड कर लिया सपोज 9.8 सेंटीमीटर, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। तो इसके केस में कितना एरर होगा? एरर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, दिस माइनस दिस। तो यहां कितना एरर आ रहा है? 0.1 सेंटीमीटर का एरर आ रहा है स्टूडेंट ए के केस में। स्टूडेंट बी के केस में नेगेटिव एरर आ रहा है माइनस 0.2 सेंटीमीटर, इसने कम रीड किया एक्चुअल वैल्यू से, सो दिस माइनस दिस कम्स आउट टू बी दिस। तो ये तो था एरर, हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट एरर क्या? मॉड ऑफ एरर, मतलब नेगेटिव साइन नहीं लेना सिंपली। तो इसका एब्सोल्यूट एरर जो है वो कितना है? इसका 0.1 सेंटीमीटर ही है और इसका 0.2 सेंटीमीटर। समझ आया? एरर में साइन नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जब हम एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो साइन नेगेटिव कभी नहीं आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, राइट? अब आते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? दैट इज एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। यहां एब्सोल्यूट एरर है 0.1 अपॉन 10 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो रिलेटिव एरर की कोई यूनिट नहीं होगी, इट इज जस्ट एरर। सो इट इज इक्वल टू 0.01 या आप 1/100 भी कह सकते हैं। रिलेटिव एरर कितना है? 1/100। और यहां पर देखिए इट इज 0.2 अपॉन 10 दैट इज 0.02। तो ये होगा फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर, दैट इज एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। परसेंटेज एरर तो कुछ नहीं, इसको इंटू 100 कर दो, इसको इंटू 100 करोगे तो क्या आ जाएगा? 1%, इसको इंटू 100 करोगे तो क्या आएगा? 2%, राइट? अब फाइनल रिजल्ट कैसे कोड किया जाता है? अगर स्टूडेंट ए का रिजल्ट हम लिखें तो स्टूडेंट ए का रिजल्ट जब भी कोई वैल्यू, कोई ऑब्जर्वेशन लिखी जाती है तो वो इस तरह से लिखी जाएगी। या तो हम इसको लिखेंगे इट इज 10 प्लस माइनस जो एब्सोल्यूट एरर है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। या तो एब्सोल्यूट एरर आप लिखते हैं ज्यादातर, या फिर आप परसेंटेज एरर 10 प्लस माइनस 1% सेंटीमीटर। इस तरह से वैल्यूज कोड की जाती है। स्टूडेंट बी की जो ऑब्जर्वेशन है इसका फाइनल रिजल्ट जब कोड किया जाएगा, प्लस माइनस मतलब पॉजिटिव साइड भी जा सकता है और नेगेटिव साइड भी जा सकता है, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन नहीं लिया। तो 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो जब भी हम ऑब्जर्वेशन को कोड करते हैं या तो उसमें एब्सोल्यूट एरर लिखा जाता है या फिर उसमें परसेंटेज। तो यहां पे इसको ऐसा भी लिख सकते थे 10 प्लस माइनस 2% सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर, ठीक है? तो इस तरह से वैल्यूज कोड की जाती हैं। ये क्लियर हुआ होगा आपको? एक चीज और बेटा, एब्सोल्यूट एरर ही क्यों सिग्निफिकेंट है हमारे लिए? मान लीजिए एक कोई ट्रू वैल्यू है, लेट अस से 5 सेंटीमीटर। कुछ 4-5 लोगों ने अलग अलग ऑब्जर्वेशन ली, या एक ही स्टूडेंट ने 4-5 ऑब्जर्वेशन ली। पहली ऑब्जर्वेशन आई 5.1 सेंटीमीटर, दूसरी ऑब्जर्वेशन आई 5.0 सेंटीमीटर, तीसरी आ गई 5.2 सेंटीमीटर, चौथी आ गई 4.9 सेंटीमीटर और पांचवी आ गई लेट अस से 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है? इन पांचों ऑब्जर्वेशंस के अंदर एरर ढूंढिए जरा, एरर कितना है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। यहां सिर्फ एरर की बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट नहीं बेटा। दिस माइनस दिस, ये ट्रू वैल्यू है, तो ये कितना आ गया? 0.1 सेंटीमीटर, दिस इज 0 सेंटीमीटर। यहां पे कितना आ गया? 0.2 सेंटीमीटर, यहां माइनस 0.1 सेंटीमीटर, यहां माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो पांचों ऑब्जर्वेशंस में एरर आ रहा है सिवाय एक के, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर आप टोटल करें या मीन एरर कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि मीन एरर कितना है, तो देखिए जैसे आप इन सबको ऐड करते हैं तो इन सब का रिजल्ट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है कि नहीं? -0.2 प्लस 0.2 कैंसिल हो गया, -0.1 प्लस 0.1 कैंसिल हो गया, तो नेट कितना आ गया? 0। जब नेट एरर 0 आ गया, मीन एरर, अब मीन लेंगे तो डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो 0.5 वो भी कितना आएगा? 0। तो अब हम ऑब्जर्वेशन को कोट कैसे करेंगे फाइनल रिजल्ट को? देखो 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0% या 0। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जर्वेशन में कोई एरर नहीं है, 0 एरर है। बट क्या ऐसा था? 5 में से 4 ऑब्जर्वेशंस में एरर था, सिर्फ एक में एरर नहीं था। तो हमारा तरीका कोट करने का गलत हो गया, मिस इंटरप्रेट करेंगे जब हम ये इस तरह से लिखेंगे लोग, तो इसको आप सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सिर्फ यही इंटरप्रेट कर पाएंगे लोग कि शायद किसी भी ऑब्जर्वेशन में कोई एरर नहीं है, जबकि सब में एरर आ रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? एरर्स को काउंट नहीं करते हैं, हम किसको काउंट करते हैं? एब्सोल्यूट एरर्स को। अगर यहीं पर आप एब्सोल्यूट एरर देखो तो इस केस में एब्सोल्यूट एरर 0.1 सेंटीमीटर, यहां 0.0 सेंटीमीटर, यहां 0.2 सेंटीमीटर,
यहां पे भी 0.1 सेंटीमीटर और यहां पर 0.2 सेंटीमीटर। ये कौन सा एरर है? दैट इज एब्सोल्यूट एरर। अगर आप नेगेटिव साइन नहीं लेते, अब आप इन सबको ऐड करो और डिवाइड बाय 5 करो, दैट इज 0.6 सेंटीमीटर अपॉन 5, दैट कम्स आउट टू बी 0.12 सेंटीमीटर। तो अब हम इस ऑब्जर्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.12 सेंटीमीटर। मतलब इसमें प्लस माइनस 0.12 का एरर हो सकता है जो रीडिंग हम दे रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आई? क्यों हम एब्सोल्यूट एरर ही लेते हैं, क्यों हम एरर नहीं लिखते, एरर की जगह एब्सोल्यूट एरर हमारे लिए ज्यादा मीनिंगफुल क्यों है, और क्यों हम प्लस माइनस भी लगाते हैं जब ऑब्जर्वेशन को कोट करते हैं? क्योंकि एरर पॉजिटिव साइड भी जा सकता है और नेगेटिव साइड भी जा सकता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बिल्कुल ये तो अभी तक अगर आपको एरर समझ आ गए हैं तीनों, कौन कौन से एरर हमने डिस्कस किए? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। अब मान लीजिए आप, यहां तो मैंने सभी केसेस में कहा कि ओरिजिनल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ट्रू वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ट्रू वैल्यू आपको दे रहा हूं। बट अगर प्रैक्टिकली ट्रू वैल्यू हमें पता हो तो क्या हमें ऑब्जर्वेशन लेने की जरूरत है? प्रैक्टिकली सोचिए, जब भी आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं, कोई वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, तो वो जो रीडिंग्स आप ले रहे हैं, अगर आपको ट्रू वैल्यू पता होती तो आप ऐसा क्यों करते? मान लीजिए आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं किसी वायर की, किसी का मास फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर आपको पहले से पता होता तो आप ऑब्जर्वेशन लेते ही क्यों? तो प्रैक्टिकली जब भी हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, मान लो पहली ऑब्जर्वेशन आ गई A1, दूसरी ऑब्जर्वेशन आ गई A2, तीसरी ऑब्जर्वेशन आ गई A3, सो ऑन करते करते आपने n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ली। ठीक है, अब आपने n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ले ली, लेकिन आपको नहीं पता कि इसमें से ट्रू वैल्यू कौन सी है, कोई है भी कि नहीं है, या सब में एरर है, कुछ नहीं पता। तो ट्रू वैल्यू किसको लिया जाए? क्योंकि सब काम करने के लिए ट्रू वैल्यू का होना जरूरी है। जब तक ट्रू वैल्यू नहीं होगी, ना एरर मिलेगा, ना एब्सोल्यूट एरर, ना ही रिलेटिव एरर मिल सकता, ना ही परसेंट। तो ट्रू वैल्यू का होना जरूरी है। तो जब बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस आपको दी गई हैं या आपने ऑब्जर्वेशंस ली हैं, तो आप इसमें से ट्रू वैल्यू किसको मानेंगे? तो याद रखिएगा, ट्रू वैल्यू जो है, हम मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू कंसिडर करते हैं। ट्रू वैल्यू इज मीन वैल्यू, या फिर हम ट्रू वैल्यू को a बार से डिनोट करते हैं, विच इज a1 प्लस a2 सो ऑन अप टू an डिवाइडेड बाय n। आप अपनी सारी रीडिंग्स का मीन ले लो, जो मीन होगा उसी को आप ट्रू वैल्यू कंसिडर करना है। ठीक है, सपोज यहां पे मैं एक टेबल बनाता हूं, यहां पे मैं ऑब्जर्वेशंस लिखता हूं, जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं। जैसे फिलहाल इस केस में हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आ रही हैं? पहली ऑब्जर्वेशन है A1, दूसरी ऑब्जर्वेशन A2, तीसरी A3 एंड सो ऑन अप टू AN। राइट, फिर ट्रू वैल्यू आप इस तरह से डिटरमिन करेंगे, मीन वैल्यू। फिर आप लेंगे एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? दैट इज मॉड ऑफ आई मतलब आई की वैल्यू 1 से लेके n तक हो सकती है, माइनस a बार, और a बार क्या? ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और फिर उसका मॉड। तो ये क्या होना चाहिए? इसका एब्सोल्यूट एरर जो है, मैं उसको डिनोट करने जा रहा हूं डेल्टा A1। डेल्टा वैसे चेंज के लिए भी हम यूज करते हैं, चेंज को इंडिकेट करने के लिए। एनीवे यहां पर एरर है, तो एरर को भी आप चेंज मान सकते हैं। इसके एरर को लिखूंगा, एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा A2, इसके एब्सोल्यूट एरर को लिखूंगा डेल्टा A3। चलिए अभी एब्सोल्यूट नहीं, सिंपली एरर कहते हैं, चलो सिंपली एरर, नॉट एब्सोल्यूट, जस्ट एरर। ठीक है, फिर बाद में लेंगे एब्सोल्यूट। तो A1 में जो एरर आ रहा है इस ऑब्जर्वेशन में, वो क्या होना चाहिए? A1 माइनस a बार, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। इसका सेकंड ऑब्जर्वेशन का एरर A2 माइनस a बार, थर्ड का A3 माइनस a बार, सो ऑन अप टू जो nth ऑब्जर्वेशन है बेटा, उसका एरर क्या होगा? AN माइनस a बार। एक्चुअल वैल्यू, सॉरी मेजर वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू किसको लेके चल रहे हैं हम? मीन वैल्यू को। तो ये थे एरर। लेकिन अगर हमें चाहिए एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर में क्या लेना पड़ेगा? इनका मॉड, डेल्टा A1 का मॉड। मॉड मतलब दैट इज मॉड ऑफ A1 माइनस a बार। इसी तरह से चलते चलते डेल्टा AN क्या होना चाहिए? AN माइनस a बार का मॉड। सो दिस इज एब्सोल्यूट एरर। अब कितने एब्सोल्यूट एरर हैं? n ऑब्जर्वेशन है तो n एब्सोल्यूट एरर आ गए। अब फाइनली जब रिजल्ट कोड करोगे, मान लो लेंथ ही मेजर कर रहे हो, तो आप n लेंथ थोड़ी मेजर करोगे, आप क्या करोगे? इन सबकी मीन वैल्यू लोगे। आप कहोगे जी मीन वैल्यू आ गई a बार, आप बोलोगे हमारा आंसर है जी a बार।
लेंथ है a बार सेंटीमीटर, इतना। लेकिन प्लस माइनस क्या, एरर कितना, तो फिर यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अब मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना। अब क्या कैलकुलेट करेंगे हम, मीन एब्सोल्यूट एरर। सो व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन, क्योंकि हर रीडिंग में एरर आ रहा है, लेकिन फाइनली रिजल्ट जब कोड करना तो एक वैल्यू कोड करनी है ना। सो मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको हम डेल्टा ए बार्स के अंदर रखते हो, मॉड ऑफ डेल्टा ए का मीन, तो इन सब वैल्यूज का, इन सब एरर्स का मीन डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 सो ऑन अप टू डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n। इसके ऊपर एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल्स आप वहां से देख सकते हैं, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स और भी डिस्कस करेंगे हम। अब फाइनल रिजल्ट जो है, फाइनल रिजल्ट क्या होगा हमारा, रिजल्ट की जो हमारी वैल्यू है वो वैल्यू कितनी आ रही है, a बार प्लस माइनस, हम उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा A बार। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। कोड करने का तरीका ये होगा कि ट्रू वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू, और प्लस माइनस कितना एरर हो सकता है, सभी रीडिंग्स का एब्सोल्यूट एरर लेके उस एब्सोल्यूट एरर का मीन लीजिए, वो होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। और अगर आपको परसेंटेज एरर लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं a बार प्लस माइनस डेल्टा A बार अपॉन A बार इंटू 100 मॉड ऑफ दिस। तो ये परसेंटेज एरर के टाइम्स में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां सब कुछ मैंने सिंबल्स की भाषा में बोला। इसके बाद अगर आप एक दो एग्जांपल्स करेंगे तो आपको अपने आप ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो 3 तरह के एरर्स हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ये तीनों आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है।